अस्सलामुअलैकुम। आज हमने हाफ़ लाइफ पीरियड और हाफ़ लाइफ टाइम के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि वो टाइम जिसमें 50% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हो जाए, इस टाइम में ये जो हाफ़ लाइफ टाइम है, इसमें होता क्या है कि 50% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हो जाते हैं। इसको बोलते हैं हाफ़ लाइफ टाइम या हाफ़ लाइफ पीरियड। इसको ज़ाहिर करने का तरीका यह है कि टी नीचे हाफ़ लिख देना है और टी या 0.5 या इसकी जगह 50% भी यहाँ लिखा जा सकता है। इसको इस तरह जाहिर किया जाता है। एग्जाम्पल देखें तो नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, इसकी हाफ लाइफ है 24 मिनट, यानी कि ये 24 मिनट के बाद ये अपनी मिकदार से क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यूरेनियम 238 है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, अपने अंदर से रेडिएशन निकालता है। अपने अंदर से रेडिएशन निकालेगा तो ये ख़त्म होता जाएगा। तो यूरेनियम 238 7-10 मिलियन ईयर्स के बाद क्या हो जाता है, अपनी मिकदार से आधा। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हमारे पास फ़र्ज़ करें 1 मोल नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड है और इसकी हाफ लाइफ कितनी है, 24 मिनट। तो 24 मिनट के बाद ये 1 मोल से कितना आधा रह जाएगा, अपनी मिकदार से 0.5 रह जाएगा। इसको बोलेंगे फर्स्ट हाफ लाइफ टाइम। अगर फर्दर मज़ीद 24 मिनट और गुजरें तो ये 0.5 से मज़ीद आधा हो जाएगा। 0.5 का हाफ क्या होता है, 0.2 हो जाएगा, 0.25 मोल। सेकेंड हाफ लाइफ टाइम में या सेकेंड हाफ पीरियड में अगर मज़ीद 24 मिनट और गुजरते हैं तो ये 0.25 से भी क्या हो जाएगा, आधा होके 0.125 रह जाएगा। तो इस तरह करके ये हाफ लाइफ टाइम होता है, जिसमें क्या होता है कि कोई भी रिएक्टेंट अपनी मिकदार से आधा हो जाए। ये पहले 24 मिनट में वो अपनी मिकदार से क्या हो गया, आधा। इसको बोलेंगे फर्स्ट हाफ लाइफ। दूसरे 24 मिनट में वो क्या हो गया, मज़ीद आधा हो गया, तो इसको बोलेंगे सेकेंड हाफ लाइफ टाइम। T2 से जाहिर करेंगे और इसको T3 से जाहिर करेंगे क्योंकि ये थर्ड हाफ टाइम है। अगर मैथमेटिकली इसको देखा जाए तो हाफ लाइफ पीरियड जो है, इसकी मदद से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी बता सकते हैं। ठीक है, फ़र्ज़ करते हैं कि हाफ लाइफ टाइम जो रिएक्शन का है वो T हाफ है और उस वक्त शुरू में जो रिएक्टेंट की मिकदार थी, इनिशियल कंसनट्रेशन जो थी वो A है। ठीक, तो अगर हम हाफ लाइफ टाइम निकालना चाह रहे हैं तो हाफ लाइफ टाइम जो है वो इनिशियल कंसनट्रेशन के हाफ लाइफ टाइम इनिशियल कंसनट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और इनिशियल कंसनट्रेशन के ऊपर जो पावर लिखनी है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से एक नंबर कम लिखनी है। फर्ज करें हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर 1 है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो इधर जो पावर इसके ऊपर लिखी जाएगी वो एक नंबर कम यानी 0 लिखी जाएगी। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है तो इसकी पावर क्या होगी, एक नंबर, सेकेंड से एक नंबर कम यानी 1 लिखी जाएगी। थर्ड है तो एक नंबर कम यानी 2 लिखी जाएगी। तो यहाँ पे इसकी अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे कि हाफ लाइफ टाइम जो है वो इनिशियल कंसनट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और इनिशियल कंसनट्रेशन की पार कितनी होगी, 1 लेस होगी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से। डेफिनेशन क्या हो गई, हाफ लाइफ टाइम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पार 1 लेस देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी उसकी पार क्या होगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से एक नंबर कम होगी। इस तरह करके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगी, पार एक नंबर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एक पार क्या होगी, 0 हो जाएगी, एक नंबर कम। इस तरह करके इस तरह सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो हाफ लाइफ क्या है, इनिशियल कंसनट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और उस इनिशियल कंसनट्रेशन की पावर क्या होगी, एक नंबर कम होगी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है तो पावर क्या होगी, 1। इसी तरह हाफ लाइफ टाइम थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगा कि अगर इनिशियल कंसनट्रेशन A है और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है तो उसके ऊपर जो पावर लगानी है वो एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से एक नंबर कम लगानी है। क्या लगानी है, 2 लगानी है। ये दरमियान में क्या हो गया, प्रोपोर्शनैलिटी साइन। जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू, और इक्वल टू के साथ यहाँ पे आएगा कांस्टेंट। 0.693 भी कांस्टेंट है और नीचे K भी कांस्टेंट है। और ये जो इसके साथ A की पार 0 आनी थी, लेकिन A की पार कोई भी नंबर हो, उसकी पार कोई भी चीज़ उसकी पार अगर 0 हो तो वो किसके बराबर हो जाती है, 1। तो यहाँ 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया, इक्वल टू और साथ K कांस्टेंट आ जाएगा और साथ ऊपर 1 कांस्टेंट आएगा। इस तरह यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी साइन अगर हटाते हैं तो यहाँ इक्वल टू और कांस्टेंट आएगा नीचे के और ऊपर क्या आ जाएगा, 1.5। इन वैल्यूज़ को आपने याद करना है अच्छे तरीके से। यहाँ पे जो T हाफ 1 है, इसका मतलब है हाफ लाइफ
टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, T½ का मतलब है हाफ लाइफ ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, T½ का मतलब यह है कि हाफ लाइफ ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। यही बात अब अगर मैं मिला के अब जर्नल फॉर्म में लिखूं तो मैं क्या लिखूंगी कि हाफ लाइफ टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन, ये क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन, रेज टू द पावर 1 लेस देन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, n क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और -1 क्या है यानी 1 लेस लगाना है, एक नंबर कम लगाना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से। अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 है तो बीच में से 1 क्या करना है माइनस करना है, और वो ऊपर पावर बनेगी। तो स्टेटमेंट क्या बनेगी, हाफ लाइफ ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन इज इनवर्सली हाफ लाइफ टाइम ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर 1 लेस देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, 1 लेस देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ तक आपने अटेम्प्ट करना है। इसके बाद नेक्स्ट एक्टिवेशनल एनर्जी, ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। एक्टिवेशनल एनर्जी या एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होता है, एनर्जी की वो मिकदार जो किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए हमें चाहिए होती है। फर्ज करें रिएक्टेंट अगर स्लोली मूव कर रहे हैं तो उनको आपस में करीब लाने के लिए, उनको आपस में रिएक्ट करवाने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए, और उनको आपस में रिएक्ट करवाने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं एक्टिवेशनल एनर्जी। ठीक, एक्टिवेशनल एनर्जी को E और नीचे स्मॉल a से जाहिर किया जाता है। एनर्जी है तो इसका यूनिट क्या होगा, किलो जाउल पर मोल। ठीक, अब जब अगर दोबारा डेफिनेशन यहाँ पे लिखी डेफिनेशन देखी जाए तो एनर्जी की वो अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव कोलिजन। अब ये इफेक्टिव कोलिजन क्या होती हैं, दो मॉलिक्यूल हैं एक दूसरे के, दो मॉलिक्यूल क्या होते हैं एक दूसरे के करीब आते हैं। जब वो एक दूसरे के करीब आते हैं तो आपस में टकराते हैं, टकराने के बाद वो क्या होते हैं एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। अगर ये इस टकराने के बाद इस टकराव से क्या हो जाते हैं मिल जाते हैं और प्रोडक्ट बन जाती है तो उसको बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन। यानी दो मॉलिक्यूल आपस में आकर टकराए हैं और टकराने के बाद क्या हुआ है, टकराने के बाद जो वापस जा रहे हैं वो कोई नए मॉलिक्यूल है यानी प्रोडक्ट्स हैं, तो उसको क्या बोलेंगे इफेक्टिव कोलिजन। लेकिन अगर दो मॉलिक्यूल आपस में आकर टकराते हैं और वही दो मॉलिक्यूल बाउंस बैक होते हैं तो वो इफेक्टिव कोलिजन नहीं है। तो एनर्जी की वो मिकदार जो कि हमें चाहिए इफेक्टिव कोलिजन कराने के लिए उसको बोलते हैं एक्टिवेशनल एनर्जी। यानी मॉलिक्यूल आपस में आकर टकरा रहे हैं, बार बार टकरा रहे हैं, लेकिन वही मॉलिक्यूल बाउंस बैक हो रहे हैं, मतलब इफेक्टिव कोलिजन नहीं हो रही। लेकिन अगर मॉलिक्यूल आपस में आकर टकराते हैं और टकराने के बाद जो बाउंस बैक होते हैं वो नई मॉलिक्यूल हैं यानी प्रोडक्ट्स हैं, तो उसको क्या बोलेंगे इफेक्टिव कोलिजन। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो कोलिजन ज़्यादा होंगी और उनमें से इफेक्टिव कोलिजन होने का चांस भी क्या होगा ज़्यादा होगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से एक्टिवेशनल एनर्जी मिलती है जिससे इफेक्टिव कोलिजन ज़्यादा होंगी तो इफेक्टिव कोलिजन के चांस होने का भी इफेक्टिव कोलिजन होने का भी चांस क्या होगा ज़्यादा होगा, प्रोडक्ट बनने का चांस भी क्या होगा ज़्यादा होगा। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन अगर इसकी देखें तो यहाँ पे क्या है कि दो मॉलिक्यूल है हमारे पास हाइड्रोजन का और क्लोरीन का, ये दोनों आपस में आके क्या करते हैं टकराते हैं। जब ये आपस में आकर टकराते हैं और क्या बन जाते हैं HCl, दो HCl के मॉलिक्यूल बन जाते हैं। इनके टकराने के बाद जो बाउंस बैक होने होते हैं वो दो HCl के मॉलिक्यूल होते हैं। इसका मतलब है जो इनके दरमियान कोलिजन हुई है वो क्या हुई है इफेक्टिव। अच्छा यहाँ पे देखें हमारे पास ए क्या है एक रिएक्टेंट है, बी क्या है दूसरा रिएक्टेंट है। अब ये दोनों रिएक्टेंट आपस में क्या करते हैं जब टकराव करते हैं तो इनके टकराव करने से क्या होता है ये जो ए के दरमियान बॉन्ड है ये टूटना शुरू हो जाता है और इस AB और इस AB के दरमियान बॉन्ड क्या होता है ये बनना शुरू हो जाता है। इस तरह यहाँ BB के दरमियान भी बॉन्ड क्या होगा ये वाले बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएंगे और ये वाले बॉन्ड क्या हो जाएंगे बनना शुरू हो जाएंगे। अब ये जो दरमियान में इंटरमीडिएट बनी है, दरमियान में ये जो बना है ये हमारी प्रोडक्ट नहीं है, इसको क्या बोलेंगे एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स या इंटरमीडिएट। ठीक, या शॉर्ट लिव्ड, ये तो थोड़े टाइम के लिए बनता है फिर फटाफट क्या बहुत ही अनस्टेबल होता है, फटाफट प्रोडक्ट में तब्दील हो जाता है या पीछे चला जाता है। अगर कोलिजन इफेक्टिव हुई तो प्रोडक्ट बनेगी, कोलिजन इफेक्टिव ना हुई तो वापस यही रिएक्टेंट मिल जाएंगे। अगर कोलिजन इफेक्टिव है तो एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स के बाद क्या बनेगी प्रोडक्ट बनेगी AB और AB प्रोडक्ट। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन आपस में आकर टकरा रहे हैं और इनके टकराने के बाद इधर से ये आपस में यहाँ से आपस के उनके बॉन्ड टूट जाएंगे और हाइड्रोजन कोलिजन का बॉन्ड बन जाएगा और हमें क्या मिलेगा HCl मिल जाएगा। यानी कोलिजन क्या थी इफेक्टिव। Suppose we have two reactant A2 and B2. The bond between A2 and B2 can be represented as AA और BB। यहाँ पे AA होना चाहिए। ठीक है, जब ये A और B आपस में आकर टकराते हैं तो क्या बनेगा एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स। और एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स में क्या होता है ओल्ड बॉन्ड जो होते हैं वो टूट रहे होते हैं और न्यू बॉन्ड क्या होते हैं बन रहे होते हैं। अगर इस सिस्टम के पास एनर्जी है तो ये आगे किसमें एक्टिवेशनल एनर्जी है, इतनी एनर्जी है कि ये क्या करें प्रोडक्ट बना सकें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगी प्रोडक्ट बन जाएगी।
एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के पास एक्टिवेशनल एनर्जी हुई तो वो प्रोडक्ट में तब्दील हो जाएगा, नहीं तो वापस क्या बन जाएगा, रिएक्टेंट। अब किसी भी रिएक्शन को करवाने के लिए, इफेक्टिव कोलेजन करवाने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या कंडीशन रिक्वायर होनी चाहिए? एक तो सिस्टम के पास एक्टिवेशनल एनर्जी होनी चाहिए, दूसरा प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए और इफेक्टिव कोलेजन होनी चाहिए। इफेक्टिव कोलेजन हुई तो प्रोडक्ट बनेंगे, नहीं तो वापस क्या बन जाएंगे, रिएक्टेंट। अब प्रॉपर ओरिएंटेशन का क्या मतलब है? इफेक्टिव कोलेजन का ये मतलब है कि दो मॉलिक्यूल है, इन पेन को अगर दो मॉलिक्यूल कंसिडर किया जाए तो ये दोनों मॉलिक्यूल क्या करते हैं कि आपस में आके इस तरह करके क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। ठीक है, इस तरह कोलाइड, जब ये मॉलिक्यूल आपस में आके इस तरह कोलाइड करते हैं तो ये आपस में प्रोडक्ट, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से प्रोडक्ट नहीं बना सकते क्योंकि इनकी ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है। लेकिन अगर मॉलिक्यूल जो हैं, ये दोनों मॉलिक्यूल क्या करते हैं, इस तरह आगे, ऐसे आगे आपस में एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं इस तरह आगे, तो ये आपस में एक दूसरे के अंदर फिट हो जाएंगे, कंबाइन कर जाएंगे और क्या बन जाएगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ये क्या बन गया, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और इससे आगे प्रोडक्ट बनेगी। तो किसी भी सिस्टम का रिएक्शन करवाने के लिए उनकी ओरिएंटेशन क्या होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है, वो आपस में टकरा रहे हैं, इस तरह करके आपस में आके टकरा रहे हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स नहीं बन रहा, तो रिएक्शन भी नहीं होगा। तो क्या कंडीशन हमें चाहिए, एक तो हमें एक्टिवेशनल एनर्जी चाहिए, एक्टिवेशनल एनर्जी के बाद हमें प्रॉपर ओरिएंटेशन चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ साथ हमें क्या चाहिए, इफेक्टिव कोलेजन चाहिए। नेक्स्ट क्या होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर ग्राफिकली इसको बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे? ये रिएक्शन दो तरह के होते हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। सबसे पहले देख लेते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट मौजूद होते हैं, इनके अंदर से क्या होती है, हीट निकलती है और क्या बनती है, प्रोडक्ट बनती है। तो रिएक्टेंट की हीट क्या, एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है, और एनर्जी निकल जाती है तो प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होती है, कम होती है। तो अगर हमने ग्राफ बनाया है तो रिएक्टेंट हम ऊपर बनाएंगे थोड़ा सा, इनकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा, और यहाँ पे प्रोडक्ट थोड़ा सा नीचे बनाएंगे क्योंकि इनकी एनर्जी क्या होती है, कम। ये यहाँ पे वाई एक्सिस पे क्या होगा, एनर्जी। तो रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, इसलिए उनको ऊपर बनाया है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है इसलिए उनको नीचे बनाया है। ये एक्सोथर्मिक में होता है। रिएक्टेंट क्या होता है, इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, कुछ एनर्जी निकल जाती है, तो प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होती है, कम होती है। ठीक, अगर हमने इसी का ग्राफ अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, ये रिएक्टेंट है। अब फर्ज करें इसी ग्राफ को अगर हम समझने की कोशिश करें, ये एक पत्थर है, पत्थर को अगर हमने यहाँ से यहाँ तक पहुँचाना है, रिएक्टेंट से क्या तक, कहाँ तक पहुँचाना है, प्रोडक्ट तक, तो इस पत्थर को यहाँ तक धक्का लगाना पड़ेगा। यहाँ तक जितना धक्का लगाना पड़ता है, जितनी एनर्जी लगानी पड़ती है, उसको बोलते हैं एक्टिवेशनल एनर्जी। यहाँ तक पहुँचा दिया, यहाँ तक ये एनर्जी बैरियर है, यहाँ तक एक बार पहुँचा दिया तो आगे ये लुढ़कता हुआ खुद ही चला जाएगा, रिएक्शन आगे खुद ही हो जाएगा। तो यहाँ तक जो धक्का देकर इसको पहुँचाना है, इतनी जो एनर्जी लगानी है, इसको बोलते हैं एक्टिवेशनल एनर्जी। ठीक, ये रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ, एक्टिवेशनल एनर्जी यहाँ से इधर से लेकर इतनी एक्टिवेशनल एनर्जी लगेगी। ठीक, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। अगर रिवर्स को मैं देखूँ, ये यहाँ से प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट, रिवर्स में रिएक्शन लाना है। ठीक, तो ये यहाँ से इसको उठाकर इतना धक्का लगा के इसको लाना पड़ेगा, आगे ये खुद लुढ़कता हुआ चला जाएगा। तो अब हमें ज़्यादा धक्का लगा कर लाना पड़ा है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए जो फॉरवर्ड के लिए एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो कम होती है, रिवर्स के लिए एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, क्योंकि रिवर्स के केस में यहाँ से ज़्यादा ऊपर खींच कर इसको लाना है। तो एक्टिवेशन एनर्जी रिवर्स के लिए क्या होगी, ज़्यादा, और फॉरवर्ड के लिए क्या होगी, कम। ठीक, तो यहाँ पे इसी चीज़ को रीड कर लेते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, रिएक्टेंट की जो एनर्जी है वो प्रोडक्ट से क्या होती है, ज़्यादा। रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट से क्या हो गई, ज़्यादा। रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है, थोड़ी सी निकल गई, प्रोडक्ट की क्या हो गई, कम। सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, और जितना इनका एनर्जी डिफरेंस होगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, वो एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड के लिए थोड़ी है, क्योंकि यहाँ से हमें ऊपर तक लाने के लिए थोड़ा धक्का लगाना पड़ता है, थोड़ी एनर्जी लगानी पड़ती है। जबकि रिवर्स के केस में ज़्यादा ऊपर लाना है इसको धक्का लगाकर, तो ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो रिवर्स के लिए एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, फॉरवर्ड के लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, स्मॉल है। ठीक, फॉर रिवर्स रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी इज लार्जर। ये थोड़ी सी एक्सोथर्मिक रिएक्शन की ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है। इसी तरह देख लेते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की। जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, अगर इनको देखा जाए तो इसमें भी क्या होता है, रिएक्टेंट से क्या बनती हैं, प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट से क्या बनेंगी, प्रोडक्ट। लेकिन इनके केस में क्या होती है, एंडोथर्मिक का मतलब है इनसाइड, हीट क्या होगी, अंदर की तरफ क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। तो यहाँ पे रिएक्टेंट की एनर्जी क्या होगी, कम, थोड़ी सी हीट एनर्जी क्या हो गई, थोड़ी सी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, तो प्रोडक्ट की क्या होगी, ज़्यादा। तो प्रोडक्ट यहाँ ऊपर बनाएंगे, रिएक्टेंट क्या करेंगे, यहाँ नीचे बनाएंगे। यहाँ रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है, इससे
इन एनर्जी इसकी कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी अगर मैच की जाए यहाँ तो प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, ज़्यादा। ठीक, अब इसकी केस में अगर यहाँ पे भी हम एक बॉल कंसिडर करें तो इस बॉल को अगर धक्का लगाकर यहाँ तक लाना है तो यहाँ तक इसको धक्का लगाकर लाना पड़ेगा, आगे ये खुद लुढ़कती हुई चली जाएगी। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए हमें ज़्यादा धक्का लगाकर लाना पड़ेगा, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा। एक बार जब ये यहाँ पहुँच आया, अब हम इसका रिवर्स अगर रिएक्शन देखें तो रिवर्स के लिए यहाँ धक्का लगाना है इतना, तो ये रिवर्स के लिए इतनी एक्टिवेशन एनर्जी लगानी है, यानी रिवर्स के लिए धक्का लगाकर बस यहाँ तक लाना है। तो रिवर्स के लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, स्मॉल, और फॉरवर्ड के लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, लार्ज। तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इसमें क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब, रिएक्टेंट की एनर्जी थोड़ी है, हीट क्या हुई, एब्जॉर्ब हो गई, तो प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा। तो एनर्जी प्रोडक्ट की क्या है, ज़्यादा रिएक्टेंट से। और जो इनका एनर्जी डिफरेंस है, दोनों में जो एनर्जी का डिफरेंस है उतनी क्या होगी, हीट इसके अंदर क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। एंडो का मतलब है इनसाइड, अंदर एब्जॉर्ब होगी। एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड के लिए ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा ऊपर इसको धक्का लगा कर लाना है, तो एक्टिवेशन एनर्जी इसके केस में क्या होगी, ज़्यादा। लेकिन रिवर्स में देखें तो बस इतना धक्का लगाना है, तो एक्टिवेशन एनर्जी रिवर्स में क्या होगी, कम। ठीक, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी वाला लॉन्ग क्वेश्चन ख़त्म होता है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम।